जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में हम लोग संविधान कहते हैं, अर्थात संविधान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सम धन विधान अर्थात समान विधान, समान नियम। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यदि किसी भी क्षेत्र या किसी भी राज्य या राष्ट्र में रहने वाले लोग या वहाँ के निवासी नागरिक के लिए जब समान विधान बनाए जाते हैं, समान नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी के संग्रहण को, उन कानूनों के संग्रहण को, उन कानूनों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की संज्ञा देते हैं। तो आप आम बातचीत की भाषा में इस प्रकार बोल सकते हैं। तो हम लोग अपने उत्तर को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न हम लोगों के पास है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान क्या है या संविधान किसे कहते हैं, संविधान से आप क्या समझते हैं या क्या आशय आपका है। तो हम लोग देखते हैं, सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ अ नेशन और स्टेट, अर्थात किसी भी राष्ट्र या राज्य या क्षेत्र, आप कह सकते हैं रीजन भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, रीजन अर्थात क्षेत्र। जैसे छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, वहाँ पर भी वहाँ के खुद के गवर्नमेंट होते हैं, तो वो एक रीजन हो सकता है, आप छोटे स्केल पे बोल सकते हैं। तो किसी भी क्षेत्र या राज्य या राष्ट्र का सर्वोच्च विधिक डॉक्यूमेंट अर्थात दस्तावेज। यहाँ पर लीगल के लिए हम लोग क्या शब्द प्रयोग कर सकते हैं, कानूनी या विधिक। लीगल के लिए हम लोग कानूनी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं और विधिक शब्द का भी, क्योंकि विधि मीन्स होता है कानून। तो सुप्रीम के लिए हम लोग एक और शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, एपेक्स। आप यहाँ पर सुप्रीम के लिए हाईएस्ट शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा स्थान रखने वाला या सबसे ऊंचे स्थान वाला, या जिसको सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त हो, सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त हो। एपेक्स मीन्स भी सबसे ऊंचा होता है या सबसे बड़ा, सबसे अधिक मतलब स्थान प्राप्त करने वाला, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो किसी भी राष्ट्र या क्षेत्र या आप कह सकते हैं देश का जो सर्वोच्च विधिक दस्तावेज होता है या सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस क्षेत्र या उस राज्य या उस देश का हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कहते हैं। तो ये सभी डिफिनीशंस ये मैंने खुद से बनाई है, आपको गूगल पे नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किसी भी देश के जो सर्वोच्च विधिक दस्तावेज होते हैं, उन्हीं को हम लोग उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं रिटेन, अर्थात जो विधि होती है वहाँ की, उस देश या क्षेत्र या राष्ट्र की जो सर्वोच्च विधियाँ होती हैं वो लिखी हुई रहती हैं, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रहती हैं, अर्थात लिखी जा चुकी होती हैं। और एक होती हैं जो कि केवल वर्बल रहती हैं, मतलब वो आप कह सकते हैं ओरली रहती हैं, मतलब मौखिक तौर पर कि परंपरा से चली आ रही है। तो इसी प्रकार यह संस्कृति के जैसा, जैसे किसी क्षेत्र या जगह का संस्कृति होता है कि जैसे हम लोग दीपावली में दीपक जलाते हैं, तो यह कहीं लिखा नहीं हुआ है, हम लोग अपनी संस्कृति को फॉलो करते जा रहे हैं। क्योंकि जब राम जी आए थे अयोध्या में, तो उनको स्वागत करने के लिए, उनके साथ आनंद खुशियाँ पर्व मनाने के लिए वहाँ के निवासियों ने, नगरवासियों ने दीपक जलाकर, घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। तो यह कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, यह एक संस्कृति के रूप में मतलब चला आ रहा है। तो इसी प्रकार संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक रिटन अर्थात जो डॉक्यूमेंटेड होते हैं, रिटन होते हैं, और एक वर्बल होते हैं जो कि ओरली मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो रहे हैं, अर्थात चले आ रहे हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग और क्या कह सकते हैं और किस डेफिनेशन से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं द फंडामेंटल या बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट विच गाइड्स, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, द गवर्नेंस ऑफ अ नेशन और स्टेट। तो जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि सेल, बायोलॉजी में आप देखते हैं कि सेल, कोशिका, कोशिका क्या है, शरीर की या जीवन की आधारभूत संरचना होती है। क्योंकि सेल होता है, फिर सेल से सेल मिलते हैं, तो हम लोगों का क्या होता है, हम लोगों का टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन्स मिलते हैं तो शरीर बन जाता है, बॉडी बन जाती है, मतलब लाइफ होता है, सेल से लाइफ स्टार्ट होता है। तो बेसिक यूनिट हो गया, क्योंकि लाइफ वहीं से स्टार्ट हो रही। तो उसी तरह किसी भी देश का जो देश की संरचना है कानूनी तौर पर,
कि वहाँ पर सरकारें किस प्रकार कार्य करेंगी, सरकार के कार्य क्या होंगे, सरकार के अंग क्या होंगे, उनकी शक्तियों का विभाजन किस प्रकार होगा, यह सभी जहाँ पर शुरुआत होता है, जहाँ पर डॉक्यूमेंटेड रहता है या लिखा जाता है, उसको ही हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र का मतलब कानूनी तौर पर क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है। तो इसलिए हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग द फंडामेंटल या बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ अ नेशन भी कह सकते हैं, जो कि विद गाइड्स या डायरेक्ट द गवर्नेंस, जो कि उस राष्ट्र के वहाँ के गवर्नेंस अर्थात वहाँ के सरकार शासन को क्या करेगा, गाइड करेगा, दिशा निर्देश देगा, डायरेक्ट अर्थात दिशा निर्देश देगा, गाइड करेगा कि आपको इस प्रकार शासन करना है, इस प्रकार अपनी शक्तियों के अनुरूप कार्य करना है, यहाँ के नागरिकों, यहाँ के निवासियों के बेहतरी के लिए, भलाई के लिए आपको कार्य करना है, और किस सीमित क्षेत्र में होकर आपको कार्य करना है, ये सब कुछ उसमें मेंशन रहता है या बताया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग मतलब बेसिक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग और डिफिनीशन भी दे सकते हैं, इसके लिए मैंने कई डिफिनीशन लिखने की कोशिश की है, जो आपको सुटेबल, जो आपको सही लगे आप मतलब समझ सकते हैं। इट गिव्स डायरेक्शंस फॉर अ टोटल कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ अ नेशन और स्टेट। तो जो विधिक दस्तावेज होता है, सर्वोच्च विधिक दस्तावेज होता है किसी भी देश या किसी भी राज्य या क्षेत्र का, वह क्या करता है, वह मतलब दिशा निर्देश देता है पूर्ण रूप से या पूरी तरीके से फंक्शनिंग ऑफ अ नेशन स्टेट, कि राज्य किस प्रकार राज्य का प्रशासन होगा, राज्य में कार्यभार किस प्रकार होगा, यहाँ पे जो विभिन्न संस्थाएं बनेंगी, शक्तियों का केंद्र किस प्रकार होगा, शक्तियों का विभाजन किस प्रकार होगा, दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध कैसा होगा, दूसरे नगरों के साथ संबंध कैसा होगा, यह पूर्ण जानकारी हम लोगों को संविधान के माध्यम से प्राप्त होती है। तो एक व्यवस्थित संरचना, जैसे अगर हम लोगों के बॉडी में, शरीर में स्केलेटन सिस्टम ना हो तो हम लोगों का शरीर का एक मतलब स्ट्रक्चरल तैयार नहीं हो पाएगा, शरीर की एक सुव्यवस्थित संरचना नहीं मतलब तैयार हो पाएगी। तो शरीर को बेहतर रूप से फंक्शन करने के लिए स्केलेटन सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरह एक राष्ट्र को बेहतर तरीके से और सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, फंक्शनिंग करने के लिए हम लोगों को एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि लीगल डॉक्यूमेंट होता है। और उसी लीगल डॉक्यूमेंट को हम लोग सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द नेशन या ऑफ द लैंड कह सकते हैं, अर्थात राष्ट्र का या भूमि का या राज्य का, क्षेत्र का, आप कुछ भी कह सकते हैं, का सर्वोच्च विधिक या कानूनी दस्तावेज होता है। सेट ऑफ लीगल सेट ऑफ लीगल, उसमें आप कह सकते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स कह सकते हैं, कानूनी क्रियाओं की या कानूनी जो वहाँ पर बातें लिखी हुई हैं उसका एक संग्रहण होता है, सेट होता है। तो उसी तरह यहाँ पर जो संविधान होता है वो किसी भी राष्ट्र के लिए संपूर्ण रूप से क्या करता है, एक दिशा निर्देश, डायरेक्शन देने का कार्य करता है, अर्थात गाइड करने का कार्य करता है। हम लोग एक और डिफिनीशन देख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर गलती से एन हो गया है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो मैंने इसके लिए एन लिखा था तो ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर हो गया, आप इसको ए बना लीजिएगा, सॉरी ड बना लीजिए, ए यहाँ पर प्रॉपर नहीं लग रहा है। द हाईएस्ट अथॉरिटी लीगल डॉक्यूमेंट, तो जो ये होता है, इस डॉक्यूमेंट की जो अथॉरिटी होती है वो क्या होती है, वो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है किसी भी राज्य या देश के लिए। और यह लीगल डॉक्यूमेंट होता है, कानूनी या विधिक डॉक्यूमेंट होता है। और हम लोग देखते हैं कि ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है, दूसरे शब्दों में यहाँ पर मैंने लिख दिया कि बेसिक्स फंडामेंटल्स ऑफ गवर्नेंस इज वेल एस्टेब्लिश एक्सप्लेन, या आप स्लैश लिख के एक्सप्लेन इन इट कर सकते हैं, कि जो मतलब बुनियादी बातें होती हैं या जो ढांचागत बातें होती हैं किसी भी राष्ट्र या देश या क्षेत्र के शासन के लिए, प्रशासन के लिए, और वहाँ पे शक्ति के बंटवारे के लिए, विभाजन के लिए, वहाँ पर मतलब जो सरकारें होंगी
उनके जो निकाय होंगे वह किस प्रकार कार्य करेंगे, कैसे उनकी स्थापना होगी, सबके विषय में जो मूलभूत जानकारियाँ होती हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन होता है, वह इस संविधान वाले डॉक्यूमेंट में वेल एस्टेब्लिश्ड या एक्सप्लेन्ड होता है। अर्थात उसमें बताया जाता है कि किस प्रकार आपको मतलब शासन करना है, प्रशासन करना है और संस्थाएं किस प्रकार कार्य करेंगी, यह सब कुछ बताया जाता है। तो आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में काफ़ी जानने को समझने को मिला होगा। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग भारतीय संविधान के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम, या आप कह सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम longest written national law adopted on November 26, 1949 and effective from January 26, 1950, जिसको कि हम लोग रिपब्लिक डे कहते हैं। It establishes a sovereign socialist secular democratic republic providing a parliamentary system with federal। यहाँ तक हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बताया जा रहा है कि जो भारतीय संविधान होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान है, वह क्या है, वह सबसे सुप्रीम है। सुप्रीम लॉन्गेस्ट रिटन नेशनल लॉ, किसी भी देश का, पूरे अर्थ भर, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में किसी भी देश का जो सबसे सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट है वह इंडिया का है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसी का है तो वह भारत का है। लॉन्गेस्ट रिटन नेशनल लॉ अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक नया डिफिनीशन भी दे सकते हैं कि रिटन नेशनल लॉ, यहाँ पर आप आगे लिख लीजिएगा हाईएस्ट या एपेक्स, यह भी डिफिनेशन आप बना सकते हैं कि हाईएस्ट रिटन नेशनल लॉ, या रिटन भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि कई कई जगह तो वर्बल ही होता है, रिटन होता नहीं। जैसे कि यूके, यूनाइटेड किंगडम का है, रिटन नहीं है वहाँ पर। तो हाईएस्ट नेशनल लॉ इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन, आप ये भी बना सकते हैं डिफिनेशन में। तो भारत का जो संविधान है पूरे विश्व में सबसे लंबा संविधान है। और किस प्रकार का संविधान है, रिटेन संविधान है, लिखित संविधान है। तो आगे हम लोग देखते हैं, जो संविधान हम लोगों का है भारत का, वह 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया। अडॉप्टेड अर्थात स्वीकार कर लिया गया। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, स्वीकार कर लिया गया एंड इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 26, 1950। देखिए यहाँ पर दो डेट्स हैं। स्वीकार करने वाली जो तिथि है, डेट है, वह है 26 नवंबर 1949, और जो इफेक्टिव अर्थात मतलब कि आप कह सकते हैं लागू हो गया, इसका प्रभाव मतलब भारत की भूमि पर, भारत के क्षेत्र में इसका प्रभाव शुरू हो गया, उसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव, लागू कर दिया गया या लागू हो गया। उसकी तिथि है 26 जनवरी 1950। तो दोनों में हम लोग थोड़ा अंतर समझते हैं। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस इस वजह से मनाते हैं क्योंकि हम लोगों का जो कानून है, जो विधि है, पूरे भारत के क्षेत्र में लागू हो गया, मतलब इफेक्टिव हो गया, उसका प्रभाव भारतीय क्षेत्र पर शुरू हो गया था। तो गणतंत्र अर्थात हम लोग स्वतंत्र हो गए थे, हम लोगों का स्वयं का विधि कानून स्थापित हो गया था, इसलिए हम लोग इसको रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस मनाते हैं हम लोग 26 नवंबर को, आप ये भी याद रखिएगा। तो अडॉप्टेड के लिए यह डेट इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए, आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपके घर में आपके भाई हैं और आपके भाई का किसी विद्यालय में आपको दाखिला करवाना है, तो आप कहते हैं कि ठीक है, आप बैठे हुए हैं, तो 26 नवंबर को आप लोग बात कर रहे हैं अपने माता पिता के साथ, तो आपने कहा कि ठीक है, हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं कि मेरी जो बहन है या मेरा जो भाई है, इसका दाखिला इस विद्यालय में होगा। तो आपने जिस डेट को डिसाइड कर लिया तो वो हो गया अडॉप्टेड, कि आपने स्वीकार कर लिया कि वही होगा। लेकिन जिस तारीख को आप विद्यालय में जाकर उसका दाखिला करवाते हैं, वहाँ पर जो नियम होगा उसके अकॉर्डिंग जो रूल होगा, तो जिस दिन दाखिला करवाते हैं वह आपका क्या हो जाएगा, वह आपका इफेक्टिव डेट कहलाएगा।
कि अर्थात वहाँ पर वहाँ के नियम के हिसाब से वह आपका भाई या आपकी बहन वहाँ का एक विद्यार्थी हो गया, तो वह इफेक्टिव डेट कहलाएगा। लेकिन जिस दिन आप लोगों ने डिसाइड किया वह अडॉप्टेड डेट कहलाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अडॉप्टेड डेट और इफेक्टिव डेट क्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं, इट एस्टेब्लिशेड अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अर्थात बताया जा रहा है कि जो भारतीय संविधान है वह स्थापित करता है सोवरेन अर्थात स्वतंत्र, सोशलिस्ट अर्थात सामाजिक, सेकुलर अर्थात धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक अर्थात कि आप कह सकते हैं कि गणतंत्र, डेमोक्रेटिक अर्थात गणतंत्र, जनता के अकॉर्डिंग, जनता के हिसाब से, रिपब्लिक यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अर्थात जनता के हिसाब से गणतंत्र, मतलब जहाँ पर जनता का भागीदारी हो, जन समूह का मतलब भागीदारी हो, इसलिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। प्रोवाइडिंग अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, हम लोगों का जो संविधान है वह भारत को किस प्रकार का गणतंत्र स्थापित करता है, भारत को किस प्रकार का गणतंत्र बनाता है, तो बनाता है कि सोवरेन अर्थात स्वतंत्र, किसी भी दूसरे देश का मतलब हम लोगों के क्षेत्र पर, भारतीय क्षेत्र पर शासन नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा, तो सोवरेन हो गया। उसके बाद सोशलिस्ट अर्थात सामाजिक, अर्थात यहाँ पर समाज का पूरा मतलब क्या होगा, समाज का साथ होगा। यहाँ पर केवल कैपिटल पूंजीपतियों का आधिपत्य नहीं होगा, अर्थात ऐसा कोई नियम नहीं होगा कि अधिक जो अमीर हैं वह बहुत बड़े क्षेत्रों को मतलब क्या करें, उसका स्वामित्व हासिल कर लें। तो इसलिए यहाँ पर सामाजिक सोशलिस्ट शब्द को इंक्लूड किया गया कि समाज का यहाँ पर भागीदारी लिया जाएगा, समाज को शामिल किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। केवल उद्योगपतियों या अमीर व्यक्तियों, अमीर पूंजीपतियों को यहाँ पर स्थान नहीं दिया जाएगा, इसलिए सोशलिस्ट हो गया। सेकुलर अर्थात मतलब धर्मनिरपेक्ष, अर्थात मान लीजिए किसी भी धर्म के समुदाय के लोगों की जनसंख्या अधिक है तो वह निम्न जनसंख्या वाले समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव ना कर सकें, लिंग के तौर पर, जाति के तौर पर, धर्म के तौर पर, संप्रदाय के तौर पर, स्थान के तौर पर, निवास स्थान के तौर पर या रूप रंग के तौर पर, भाषा बोली के तौर पर यहाँ पर लोगों के साथ, यहाँ के नागरिक ही एक दूसरे के साथ भेदभाव ना कर सकें। तो इसी को दूर करने के लिए, इसको एक मतलब अपराध बनाने के लिए, या इस जो आप कह सकते हैं एक प्रॉब्लम या जो समस्या होनी थी उससे बचने के लिए भारतीय संविधान में सेकुलर शब्द का अर्थात धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया, सेकुलर शब्द को ऐड किया गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अर्थात गणतंत्र, जनता के भागीदारी से भारत देश का क्या होगा, भारत देश का शासन किया जाएगा। यहाँ पर मतलब जैसे मोनार्की में क्या होता है, राजा का पुत्र आगे जाके शासन करता है, फिर उसके पुत्र का पुत्र शासन करता है, तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं होता। वहाँ पर आप कह सकते हैं कि मोनार्की होती है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, भारत में भारत का संविधान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्थापित करता है, अर्थात सरकार यहाँ पर व्यवस्थित किया जाता है संविधान के द्वारा कि यदि जनता को आपका कार्य नहीं अच्छा लगता है, पसंद नहीं आता है, तो जनता के पास विकल्प रहता है कि वो आपको सत्ता से अर्थात आपको शासन से हटा भी सकते हैं। तो अर्थात यहाँ पर जनता का शासन होता है, जनता की भागीदारी होती है। आगे हम लोग देखते हैं, बताया जा रहा है प्रोवाइडिंग ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, अर्थात एक संसदीय व्यवस्था करता है भारतीय संविधान हम लोगों की। संसदीय व्यवस्था क्या होती है, संसदीय व्यवस्था अर्थात एक संसद होगा, संसद का जो होगा एक हेड होगा जिसको कि हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं, और यह दो सभाओं से मिलकर बना होगा हम लोगों के भारत के संदर्भ में। तो एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, जिसको कि हम लोग यहाँ पर राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। तो इस सब के विषय में हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो यहाँ पर एक संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है भारतीय संविधान। तो बस आप इतना जानिए कि संसदीय प्रणाली क्या होती है। उसका सर्वोच्च जो हेड होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अर्थात संवैधानिक जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है, और दो सदनों से मिलकर हम लोगों का संसद बना है, जिसमें कि दो सदन है और एक हम लोगों का पद है, पोस्ट है, वह है राष्ट्रपति का। तो 3 अंगों से मिलकर भारत की संसद की संरचना होती है, आप यह ध्यान रखिएगा।
तो पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे जानने का प्रयत्न करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम विद फेडरल, अर्थात मतलब कि शक्तियों का विभाजन है कि जो सरकार में होगा, केंद्र में होगा, उसके पास तो शक्तियां होंगी, लेकिन यहाँ पर राज्यों के पास भी कुछ शक्तियां होगी, ऐसा मतलब यहाँ पर सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एट यूनिटरी टेंडिंग, लेकिन तब पर भी कई कई विषयों पर, कई कई क्षेत्रों पर जो केंद्र के पास शक्तियों का जो समूह है, अर्थात यहाँ पर केंद्र की तरफ यहाँ पर जो शासन का झुकाव है वह अधिक है। भारतीय संविधान में कई कई जब ऐसे परिस्थितियां होंगी कि जहाँ पर राज्य की शक्तियों को पूर्ण रूप से निग्लेक्ट कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा, तो उस स्थिति में, उस परिस्थिति में केंद्र की शक्तियों को सर्वोच्च माना जाएगा। तो इसी को हम लोग यूनिटरी टेंडिंग कहते हैं, अर्थात केंद्र की तरफ झुकाव ज़्यादा है संविधान में शक्तियों के विषय में। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ की डायरी जो है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगी, क्योंकि डायरी में जो रूल्स लिखे होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा स्कूल के कैंपस के अंदर, कि आपको वेल ड्रेस्ड होके आना है, अच्छे से तैयार होके आना है, टाई लगा के आनी है, सूट पॉलिश करके आना है, सब क्लीन टिडी होना चाहिए एकदम, आपका ड्रेस बैग सब कुछ। तो आपकी डायरी आपके स्कूल कैंपस के लिए क्या हो गई, आपकी आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, रूल बुक हो गई, उसमें सब रूल्स लिखे हुए हैं, ड्राफ्ट किए हुए हैं, अर्थात एक जगह इकट्ठा कर दिए गए हैं। तो उसके विषय में पहले वहाँ के लोगों ने जो वहाँ के सब अधिकारी आप कह सकते हैं, या प्रिंसिपल, टीचर्स, या वहाँ के जो मैनेजर होंगे उस संस्था के, आप कह सकते हैं, सब लोगों ने बातचीत किया होगा कि इन बिंदुओं को डायरी में शामिल किया जाए एक रूल के रूप में, नियम के रूप में। तो वैसे ही हम लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसने संविधान सभा, उसको हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि उसने संविधान की रचना की थी। और सभा अर्थात जहाँ पर ढेर सारे लोगों का एक समूह होता है, बैठकर बात विचार करते हैं, उसको हम लोग सभा कहते हैं। तो वहाँ पर ढेर सारे लोगों ने बैठकर क्या किया, भारतीय क्षेत्र को किस प्रकार मतलब शासन किया जाए, भारतीय क्षेत्र पर किस प्रकार का गवर्नेंस लागू किया जाए, तो उसको उन्होंने मूर्त रूप देने के लिए एक सभा की स्थापना करी, और उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन सभी व्यक्तियों ने, जिन लोगों ने भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग करी, अर्थात भारतीय संविधान को मूर्त रूप प्रदान किया, तो उन सभी ने क्या किया, उन सभी ने भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लिया, बात विचार किया कि किस बिंदु को शामिल करना है संविधान में, किस बिंदु को छोड़ना है। तो पहले तो आप किसी भी चीज़ के विषय में बात करेंगे, फिर उसके बाद आप कुछ उसमें से मुख्य मुख्य पॉइंट, की पॉइंट्स निकालेंगे, फिर की पॉइंट्स को डॉक्यूमेंटेड करेंगे, फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तो इस प्रकार तो वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी वो असेंबली, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गई। संविधान बना रही थी वह सभा, इसलिए संविधान सभा हो गई, उसको हम लोग कहते हैं। तो इस पूरे प्रक्रिया में, अर्थात उस संविधान सभा को संविधान बनाने में कुल कितना समय लग गया, 2 साल 11 महीने 17 दिन। तो ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये सभी पूछता है एग्जाम में। जैसे ये डेट हो गया, रिपब्लिक डे का डेट हो गया, और हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन डे का डेट हो गया, या आपको ड्राफ्टिंग में कितना टाइम लगा ये भी पूछा जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय संविधान को ड्राफ्ट करने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, वहाँ के मेंबर्स को 2 साल 11 महीने 17 दिन लग गए। और फिर जब बनकर तैयार हुआ तो इसमें क्या क्या था हम लोग देख रहे हैं। तो आगे बताया जा रहा है, इट आउटलाइंस सिटीजन्स राइट्स, ड्यूटीज एंड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। भारतीय संविधान मतलब परिभाषित करती है या परिरक्षित करती है, अर्थात दिखाती है या परिभाषित करती है या बताती है यहाँ के नागरिकों के अधिकारों के विषय में, उनके कर्तव्यों के विषय में, यहाँ की सरकारों के शासन प्रशासन के विषय में, और दूसरे राष्ट्रों के साथ, अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध कैसे होंगे, इन सब विषयों के विषय में भारतीय संविधान में बताया जाता है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होता है, बेसिक। अब हम लोग आगे देखने का प्रयत्न करते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैंने आपको बता ही दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों कहते थे इसको, क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गई, विच हेल्ड इट्स फाइनल सेशन ऑन जनवरी 24, 1950। यह डेट भी पूछी जाती है कई एग्जाम्स में कि फाइनल
जो यहाँ पर सेशन था या फाइनल हेडिंग था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग के समय, वो किस डेट को था? तो 24 जनवरी 1950 को था। अर्थात इस जैसे मान लीजिए आप क्लास 10th में हैं, तो जितने दिन तक आप स्कूल जा रहे हैं वो आपके स्कूलिंग डेट हो गया क्लास 10 का, और एक आखिरी डेट होती है जिस दिन आप मतलब क्लास 10 में आपका फेयरवेल हो जाता है। उसके बाद आप क्लास 10 में नहीं जाते, आप डायरेक्ट बोर्ड के एग्जाम में जाते हैं। तो उस दिन क्या होता है आपका, आप कह सकते हैं एक प्रकार से आपका फाइनल सेशन होता है आपके क्लास 10 का। तो इसी प्रकार संविधान सभा में वहाँ पे जो मेंबर्स बैठ के बात विचार करते थे, बिंदुओं पर वार्तालाप करते थे कि कौन कौन से बिंदुओं को, कौन कौन से पहलुओं को संविधान में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। तो उनको 2 साल 11 महीने 17 दिन लग गए थे। तो यहाँ पर जो 17वां दिन था, 2 साल 11 महीने के बाद जो 17वां दिन था वह पड़ा था 24 जनवरी 1950 को। तो आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। अब हम लोग देखते हैं, तो उस आखिरी दिन में 284 मेंबर्स, 284 आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स भी कह सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स, ये क्या करते हैं, ये उस डॉक्यूमेंट पर अर्थात उस सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट पर क्या करते हैं, साइन करते हैं, अपने हस्ताक्षर करते हैं। जैसे मान लीजिए इसी एग्जांपल को लेते हैं, जैसे आप क्लास 10th में आपका फेयरवेल हो रहा है, तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के जो क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, ड्रेस होती है, उस पर क्या करते हैं, उस पर अपना सिग्नेचर लिख देते हैं, या कुछ मेमोरेबल लिख देते हैं, मतलब यादगार लिख देते हैं कि आपके साथ बिताया हुआ समय बहुत खूबसूरत था, या हम लोग बहुत अच्छे से अपने विद्यालय में बहुत अच्छे से हम लोगों ने समय को व्यतीत किया। अब हम लोग अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी मिट्टी, अपने गांव, अपनी भूमि के सेवा के प्रति आगे तत्पर होंगे। तो यह सभी आप लिखते हैं। यदि आप अपनी मिट्टी, अपनी देश से प्रेम करते हैं, तो आपके मतलब हृदय में, आपके मस्तिष्क में ये सभी बातें होंगी कि आपको अपने राष्ट्र, देश की सेवा करनी है, मतलब स्वयं से उठकर कि मैं कितना कमा लूँगा या कमा लूँगी। तो एज अ स्टूडेंट आप सभी को यही सोचना चाहिए, और मैं एज अ टीचर भी बोलूँगा कि आपको भी यही सोचना चाहिए कि अपने राष्ट्र की, अपने गांव की, अपने क्षेत्र की सेवा कैसे करी जा सकती है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि उस समय, उस दिन फाइनल सेशन में 284 मेंबर्स, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स होते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स भी बोल सकते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस डॉक्यूमेंट पर क्या किया, साइन किया, मतलब यादगार के तौर पर कि हाँ हम लोग उपस्थित थे। तो उस जो सेशन हो रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो सेशंस हो रहे थे, उसके जो चेयरमैन थे यहाँ पर, अर्थात अध्यक्ष, अर्थात ये सभी को डायरेक्शन कह रहे थे कि आप यहाँ मतलब विराजित होइए, आप यहाँ बैठिए, अब आपकी बारी है, आपका नंबर है, अब आप अपने विचारों को प्रकट करिए, मतलब पूरा दिशा निर्देश दे रहे थे कि असेंबली कैसे रन करेगी, फंक्शन करेगी। तो वह कौन थे? वह थे हम लोगों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो आगे चलकर यही हम लोगों के देश के, अर्थात स्वतंत्र भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आप इनके विषय में आगे जानेंगे, हम लोग आगे जानेंगे इनके विषय में। और क्या होता है, और 24 जनवरी 1950 को फाइनल सेशन होता है। 284 मेंबर्स साइन करते हैं उस लीगल डॉक्यूमेंट पर, और डॉक्यूमेंट पर साइन करने के बाद यहाँ पर क्या किया जाता है, जैसे ही डॉक्यूमेंट साइन होता है, तो डॉक्यूमेंट साइनिंग के बाद वो क्या करती है, डॉक्यूमेंट रिप्लेस कर देती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जो कि यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लाया गया था। अर्थात आप कह सकते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था। अर्थात वहाँ पर अंग्रेज के जो राजतंत्र थे, अर्थात अंग्रेजी राजतंत्र के, आप कह सकते हैं अमरेला के अंदर या उनके क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र के अंदर, वहाँ का जो संसद था इंग्लैंड का, उसके द्वारा यह कानून लाया गया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक काफ़ी बड़ा सोर्स है हम लोगों के भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इन सब विषय में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे आगे। अभी हम लोग बेसिक जान रहे हैं कि संविधान किसे कहते हैं, और संविधान के विषय में कुछ जानकारी हम लोग ले रहे हैं।
हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में 251 पन्ने हैं। जब यह मूल रूप से बनाई गई थी तो 251 पन्ने थे और इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट अर्थात ढेर सारे मतलब यहाँ पर क्या किए गए थे, चित्र बनाए गए थे, सब हाथों से कार्य किया गया था, मशीन से नहीं, यह हाथ से पूरा बनाया हुआ संविधान था जो हम लोगों के भारत का मूल संविधान था। तो उसमें 251 पन्ने थे, हाथों से सजावट की गई थी, हाथों से लिखावट की गई थी, ये बताया गया है। और यह जो डॉक्यूमेंट था अर्थात मूल जो संविधान था वो 22 इंच लंबा था और 16 इंच चौड़ा था। यह भी क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। तो अगर आप इसका लेंथ ब्रेथ का रेशियो निकालें तो आप रेशियो निकाल सकते हैं 11:8। कई बार यह भी क्वेश्चन में आपके आ सकता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लिख सकते हैं 11:8 अर्थात इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो 11:8 आ जाएगा आपका। और जो हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल थी उसमें लगभग यहाँ पर 1,45,000 वर्ड्स थे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि यह अंग्रेजी वर्जन में थे। यहाँ पर लिखित जो संविधान था हम लोगों का वह 2 भाषाओं में लिखा गया था, अंग्रेजी में और हिंदी में। तो अंग्रेजी वाले वर्जन में, अंग्रेजी वाली प्रतिलिपि में 1,45,000 शब्द थे लगभग। हम लोग आगे देखते हैं इसमें। और यह किसके द्वारा लिखा गया था और इसकी सजावट की गई थी, तो हम लोग देखते हैं कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा यह मतलब क्या किया गया था, कैलीग्राफ्ड किया गया था और लिखा गया था। और किसके द्वारा सजाया गया था, कैलीग्राफ्ड अर्थात एक विशेष प्रकार की मतलब लिखने की कला होती है, लिखावट होती है, जो कि काफ़ी मतलब चित्रकारी जैसा लगती है और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे आपके मोबाइल में फॉन्ट होता है तो कुछ ऐसा रहता है, ऐसे कुछ डिजाइन बने रहते हैं, संरचनाएं बनी रहती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैलीग्राफिंग कहते हैं या कैलीग्राफी कहते हैं। और डेकोरेटेड अर्थात संविधान जो बन गया हम लोगों का, तो A4 पेज जैसे आप देखिए एक एग्जांपल के तौर पर, तो साइड साइड में थोड़ा यहाँ पर स्पेस छूटा रहता है। तो इन सभी स्पेस में सजावट और चित्र बनाने का जो कार्य था वह किन मतलब कलाकारों के द्वारा किया गया, तो वह थे शांति निकेतन के कलाकार या शांति निकेतन के आर्टिस्ट थे, जो कि थे नंदलाल बोस और उनके क्या थे, उनके शिष्य थे। तो भारतीय संविधान के विषय में हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करी, काफ़ी कुछ जानने का प्रयत्न किया। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी इस वीडियो से। हम लोग आखिरी पॉइंट देखते हैं आज की वीडियो का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भारतीय संविधान के कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, इन सब विषयों में जानने का प्रयत्न करेंगे, अर्थात इसके आगे जानने का प्रयत्न करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही बनाने का प्रयत्न करूँगा। तो हम लोग आखिरी पॉइंट को देखते हैं। द ओरिजिनल साइंड कॉपी इज preserved in a special helium filled case at the library of the parliament of India। तो जो मूल प्रति है, जो कि मतलब हस्ताक्षरित है और मूल है, और कॉपी अर्थात प्रति, तो वो कहाँ पर रखी गई है, प्रिजर्व अर्थात संरक्षित, सुरक्षित रखी गई है इन एक विशेष हीलियम फील्ड केस, अर्थात एक बॉक्स है, एक जाल है आप कह सकते हैं, एक बॉक्स है या केस, मतलब एक डिब्बा आप कह सकते हैं एक प्रकार से। जैसे रिंग की जो अंगूठी की रखने का जो स्थान होता है तो हम लोग उसको रिंग केस कहते हैं, अर्थात अंगूठी रखने का डिब्बा। उसी प्रकार संविधान को हम लोगों ने जिस जाल में या जिस केस में, जिस मतलब क्षेत्र में हम लोगों ने, जिस एरिया में रखा है, आप कुछ भी कह सकते हैं, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया है, उसमें हम लोगों ने हीलियम भर दिया है। हीलियम गैस को मतलब क्या किया है, उसमें हम लोगों ने फिल किया है, जिससे कि वह कॉपी क्या हो, वह कॉपी मतलब प्रिजर्व रहे, संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, उस पर एटमॉस्फेरिक जो एक्शंस हैं उनका प्रभाव ना पड़े, अर्थात वायुमंडलीय प्रभाव ना पड़े, जिससे कि उसमें क्षति ना हो, अर्थात वह मूल रूप में जिस प्रकार थी या जिस प्रकार बनाई गई थी उस समय, उसी प्रकार वह संरक्षित सुरक्षित रहे। तो उसको कहाँ पर रखा गया है, हीलियम फील्ड केस में। हीलियम फील्ड केस को कहाँ पर रखा गया है, लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय संसद की लाइब्रेरी, भारतीय संसद की पुस्तकालय में, भारतीय संसद के पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में एक हीलियम फील्ड केस में रखा गया है। तो
आई होप आपको समझ में आया होगा। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर रखी गई है ओरिजिनल कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप बोल सकते हैं लाइब्रेरी एट द इंडियन पार्लियामेंट या लाइब्रेरी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।